नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मदन मोहन मालवीय पाठ का सारांश। इस पाठ का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद की वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं, तो उससे संस्कृत का हिंदी में अनुवाद अगर पढ़ लेते हैं तो सारांश बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो संस्कृत का हिंदी में अनुवाद जैसे कि हमने किया था उसी के अनुसार हम हेडिंग बनाते हुए आपको आज इस पाठ का सारांश बताएंगे। तो सबसे पहला हेडिंग होगा हमारा जीवन परिचय। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर सन 1861 को प्रयाग के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता बृजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। उनके पूर्वज मालव देश से आकर प्रयाग में रहने लगे थे, इस कारण वे मालवीय कहलाए। अतः उनके नाम के साथ भी मालवीय शब्द जुड़ गया। तो सारांश को लिखने के लिए सबसे पहले जिसका हम सारांश लिख रहे हैं, जिसके विषय में लिख रहे हैं, तो उसके जीवन के विषय में बताना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति है तो जीवन परिचय। अब अगला हेडिंग देखिए, शिक्षा। मालवीय जी की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग के एक संस्कृत पाठशाला में हुई थी। संस्कृत भाषा के अध्ययन से उनके हृदय में भारतीय आदर्श चरित्रों, भारतीय संस्कृति और देश के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। बाद में उनकी शिक्षा राजकीय हाई स्कूल तथा म्योर सेंट्रल कॉलेज में हुई। पारिवारिक परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के कारण उन्होंने अध्यापन कार्य में अपना जीवन प्रारंभ किया। तो मालवीय जी की शिक्षा के विषय में हमें पता चल गया। अब अगला हेडिंग देखिए। अब जैसा कि हमने पैराग्राफ की स्टार्टिंग में पढ़ा था वो किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, तो अगला हेडिंग होगा हमारा वेशभूषा। गौर वर्ण एवं कांति में शरीर, सफ़ेद वस्त्र, गले में लटकता दुपट्टा, सिर पर पगड़ी, मस्तक पर कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन का तिलक और सफ़ेद जूते उनके जीवन शैली के मुख्य थे। वस्तुतः भारतीय संस्कृति ही उनमें संपूर्ण रूप से स्थापित थी। जो मदन मोहन मालवीय जी थे वो श्वेत वस्त्र यानी कि सफ़ेद रंग के वस्त्र अधिकतर पहनते थे। उनका गोरा रंग था, कांति में शरीर था और उनके गले में दुपट्टा लटका रहता था, सिर पर पगड़ी रहती थी और माथे पर उनके चंदन का तिलक रहता था। अगला हेडिंग है हमारा प्रतिभा के धनी। मालवीय जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस दल के कलकत्ता अधिवेशन में व्यवस्थापिका सभा विषय पर विचार पूर्वक और गंभीर भाषण दिया। उस समय उनकी उम्र मात्र 25 वर्ष की थी। उनके सुंदर विचारों को सुनकर नेता और देश सेवक आश्चर्यचकित रह गए और इसी का परिणाम हुआ कि उन्होंने इस इतने कम परंतु प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा राष्ट्रीय नेताओं के बीच अपना स्थान बना लिया। जैसा कि चैप्टर में पढ़ा था हमने न्यायप्रिय वकील, तो वो न्यायप्रिय थे, तो हेडिंग हो जाएगा हमारा न्यायप्रिय वकील के रूप में। मालवीय जी के विचार स्पष्ट, गंभीर और युक्ति युक्त थे। अंग्रेजी भाषा की आलोचना करते हुए वे भयभीत नहीं होते थे, यानी कि अंग्रेजी भाषा की आलोचना करते हुए वे किसी से भी डरते नहीं थे। पत्र संपादक में मन न लगने के कारण उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की और LLB की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग, इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। उन्होंने कानून के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। मदन मोहन मालवीय जी सत्य की राह पर चलने वाले थे, इसलिए वे झूठे मुकदमों की पैरवी नहीं करते थे। अब अगला हेडिंग होगा हमारा स्वतंत्रता में योगदान। मालवीय जी को अध्यापक रहते हुए और पत्रों का संपादन करते हुए शांति नहीं मिली। देश की स्वतंत्रता से उनका मन बहुत दुखी था। वे देश को स्वतंत्र कराने की चिंता में लग गए। 3 बार वे अखिल भारतीय कांग्रेस दल के सभापति बने। वर्ष 1931 में वे अंग्रेजों के साथ संधि वार्ता करने के लिए गांधी जी के साथ इंग्लैंड गए। अंग्रेजी में व्यक्त किए गए उनके विचारों से अंग्रेज बहुत प्रसन्न हुए।
अब अगला हेडिंग होगा रचनात्मक कार्यकर्ता के रूप में। उन्होंने अशिक्षा को भारत के पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण माना, अतः इसको दूर करने के लिए उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपना संपूर्ण योगदान देकर प्रयाग के मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास और मिंटो पार्क का निर्माण कराया। देश की उन्नति के लिए शिक्षा को मुख्य साधन मानकर काशी के गंगा के तट पर वर्ष 1916 में वसंत पंचमी के दिन हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, ये याद रखना है कि हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय जी ने। इन विश्वविद्यालय के परिसर में अनेक महाविद्यालय हैं। इस महाविद्यालय में विदेशी भाषा, विज्ञान, कला आदि अनेक विषयों सहित भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और इतिहास की भी शिक्षा दी जाती है। अब अगला हेडिंग होगा भारतीय आचार विचारों की सीख। मदन मोहन मालवीय जी त्योहारों के अवसर पर भागवत और महापुराण की कथा सुललित और मधुर भाषा में छात्रों और अध्यापकों को सुनाते थे। भारतीय आचार विचारों से छात्रों को परिचित कराना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद ही वे उसके कुलपति हो गए। वे छात्रों को अपने पुत्र के समान मानते थे। वे किसी छात्र के बीमार पड़ने या आर्थिक संकट में पिता के समान उनकी सहायता करते थे। मालवीय जी देश के असहाय जनों के कष्टों को देखकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए महान प्रयास किए। वर्ष 1944 में भारत में सांप्रदायिक झगड़े हुए। उनमें हजारों लोग मारे गए तथा हजारों घर से बेघर हो गए। मालवीय जी का हृदय यह सब देखकर अत्यंत दुखी हुआ और असहनीय इन सभी बातों से खिन्न होकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनका यश आज भी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थित है। तो बस बच्चों, इससे आगे की वीडियो होगी मेरी लोकमान्यः तिलकः पाठ का सारांश। इस पाठ का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद की भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाकर छात्र वहाँ देख सकते हैं। तो इससे आगे की वीडियो होगी हमारी लोकमान्यः तिलकः पाठ का सारांश, और फिर उससे आगे होगी गुरु नानक देवः पाठ का सारांश। तो सभी पाठों का सारांश मैं एक के बाद एक करके डाल रही हूँ, तो छात्र इन्हें देखकर अपनी परीक्षा की तैयारी आराम से कर सकते हैं।